Welcome to the channel of Doshi Classes. In this video, we are going to see a wonderful poem, Night of the Scorpion, penned by the celebrated poet Nissim Issiqal. In this video, I am going to explain the poem in Hindi-English language for a better understanding. The video will also cover the answers for important questions along with figure of speech and appreciation of the poem. Students, for better understanding, watch the video till the end and please do hit the like and subscribe button to be connected. Well, let's start with the poem. The Night of the Scorpion. Scorpion का मतलब होता है बिच्छू. Nissim Issiqal was an Indian Jewish poet, actor, playwriter, editor and art critic. Playwriter ये वो व्यक्ति होते हैं जो ड्रामा या प्लेज लिखते हैं या नाटक लिखते हैं. एडिटर मतलब संपादक, जो किसी भी चीज़ को पब्लिश होने से पहले चेक करते हैं. आर्ट क्रिटिक का मतलब ये वो व्यक्ति होते हैं जो आर्ट को इवैल्यूएट करते हैं, आर्ट का विश्लेषण करते हैं. तो निसिम इसिकल ये एक पोएट, एक्टर, प्ले राइटर, एडिटर और एक आर्ट क्रिटिक थे. ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज़ लिटरेरी हिस्ट्री, specifically for Indian writing for a wider range. फाउंडेशनल फिगर का मतलब होता है कोई मूलभूत व्यक्ति, विशेष व्यक्ति. पोस्ट कॉलोनियल मतलब इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद का वक्त. भारत को स्वातंत्र्य मिलने के बाद के साहित्य में तो ये कवि एक विशेष श्रेणी के व्यक्ति थे. द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. ये कविता माँ का एक निस्वार्थ प्रेम दर्शाती है जिसे एक बिच्छू ने डंक किया है. द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये एक फ्री वर्स पोएम है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. इस कविता में कवि के माँ को एक जहरीले बिच्छू ने डंक मारा है और यह माँ 24 घंटे तक पीड़ित रहती है और उसे ठीक करने के लिए कई किसान, धर्मगुरु और उसके पति ने किए हुए प्रयास बताए गए हैं. Find out what has happened further, watch the video till the end and please do hit the like and subscribe button to be connected. Let's proceed with the poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain have driven him to crawl beneath a sack of rice. Stung is the past tense of sting. कविता की शुरुआत एक सिंपल डिक्लेरेशन से हुई है. कवि कहते हैं कि उन्हें वो रात याद है जब बिच्छू ने उनके माँ को डंक मारा था. आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. 10 घंटे से बारिश हो रही थी और इसीलिए शायद बिच्छू बारिश से बचने के लिए कवि के घर में आया था. और सैक ऑफ राइस मतलब चावल की बोरी, और चावल की बोरी के नीचे वो रेंगता हुआ चला गया था. देखिए बच्चों, बिच्छू कवि के घर में क्यों गया था? क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा बाहर बारिश चल रही थी और बारिश से बचने के लिए बिच्छू कवि के घर चला गया था. वाई डिड द स्कॉर्पियो हाइड बीनीथ द सैक ऑफ राइस? बिच्छू चावल के बोरी के नीचे क्यों छुप गया था? तो बिच्छू को शायद पता था कि अगर उसे किसी ने देख लिया है तो उसे मार डालेंगे. पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल in the dark room, he risked the rain again. Part with means to give away. यहाँ पे फ्लैश का मतलब है क्विक एंड सडन एक्शन. डायबॉलिक का मतलब है द क्वालिटीज़ ऑफ ईविल और डायबॉलिक टेल का मतलब है डेविल्स टेल या शैतान की दुम. और रिस्क का मतलब है टू टेक रिस्क. तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं बिच्छू ने डायबॉलिक टेल से डंक मार के वापस बारिश में चला गया या फिर से बारिश में जाने की जोखिम उठाई. रिस्क मतलब जोखिम उठाना. वाई डिड द पोएट कॉल द टेल डायबॉलिक? क्योंकि बिच्छू के काटने से, बिच्छू के डंक से कवि के माँ को बहुत पीड़ा हुई है, बहुत पेन हुआ है. इसीलिए कवि बिच्छू के टेल को शैतान की दुम या डेविलिश, शैतानी ऐसे कहते हैं. तो बिच्छू ने कवि के माँ को काटने के बाद वह फिर से बारिश में चला गया. तो कवि ने शब्द यूज़ किए हैं रिस्क्ड द रेन, क्योंकि अगर बिच्छू घर में रहेगा तो
तो लोग बिच्छू को ढूंढ के मार देंगे। इसलिए बिच्छू ने बारिश में जाना घर में रहने से ज़्यादा बेहतर समझा। द peasants came like a swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasants मतलब किसान, swarm of flies का मतलब मक्खियों का झुंड, the evil one का यहाँ पे मतलब है स्कॉर्पियन, क्योंकि यहाँ पे किसान मानते हैं कि बिच्छू शैतान का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ डेविल, शैतान का अवतार। तो कवि कहते हैं कि पेजेंट्स मतलब किसान कैसे आए, लाइक अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज मतलब बहुत बड़े संख्या में आए, एंड बस्ट द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स मतलब भगवान का नाम लेने लगे। और क्यों भगवान का नाम ले रहे थे? टू पैरालाइज द ईवल वन, यहाँ पे ईवल वन का मतलब है बिच्छू। तो किसान बहुत बड़ी संख्या में आए और भगवान का नाम लेने लगे, जिससे बिच्छू पैरालाइज हो जाए, मतलब कि वो हिले नहीं, एक ही जगह रहे। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadow on the mud-baked wall, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. तो बच्चों ये इंसिडेंट हुआ एक अंधेरी रात को, और इसलिए गांव वाले कैंडल्स और लैंटर्न्स का मतलब है ओल्ड फैशन्ड ऑयल लैम्प, एक पुराने टाइप का दिया। तो लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आए, और पोएट के घर की दीवार ये मिट्टी की थी, मड की थी, और उसके ऊपर एक बड़े से बिच्छू की शैडो आई। और इस सिचुएशन से कवि के मन का डर दिखाई देता है, और शायद कवि के मन के डर से उन्हें दीवार पर बिच्छू की आकृति दिखाई दी होगी, बिच्छू के आकृति का साया या शैडो दिखाई दिया होगा। तो किसान मोमबत्ती और लैंटर्न लेके बिच्छू को ढूंढने लगे। वो नहीं मिला, मतलब बिच्छू नहीं मिला। दे क्लिक्ड दैट टंग, तो उन्होंने अपनी ज़बान से कुछ आवाज़ निकाली, जैसे हम चुक चुक करते हैं ना, शायद वैसे ही कुछ। वाई द पीपल क्लिक्ड दैट टंग? बिकॉज दे वर डिसअपॉइंटेड दैट दे कुड नॉट फाइंड द स्कॉर्पियन, क्योंकि उन्हें निराशा हुई कि वो बिच्छू को नहीं ढूंढ पाए। विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। तो किसान ऐसे मानते हैं, तो जब भी वो बिच्छू हिलता है तो उसका जहर माँ के खून में बढ़ता है। और इसीलिए स्टार्टिंग में कवि ने कहा दे बस्ट द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द ईविल। यहाँ पे पैरालाइज का मतलब है वो हिले नहीं, वो एक जगह पे रहे, क्योंकि अगर वो बिच्छू हिलेगा तो उसका जहर माँ के खून में बढ़ जाएगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortune of your next birth, they said. तो कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं, May he sit still, वो हिले नहीं, एक जगह पे रहे। May the sins of your previous birth be burnt away tonight. इस दर्द में पिछले जन्म के पाप दूर हो जाए। May your suffering decrease the misfortune of your next birth. और अगले जन्म के दुर्भाग्य मतलब मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य कम हो जाए। पहले तो किसान भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो बिच्छू हिले नहीं, उसका पॉइजन माँ के शरीर में चढ़े नहीं, और अगर ऐसा होता भी है तो उनके पिछले जन्म के जो पाप है वो इस जन्म में और इस दर्द में दूर हो जाए, और अगले जन्म में उनके नसीब में कोई मिसफॉर्चून ना हो, मतलब कोई अभाग्य ना हो, दुर्भाग्य ना हो। मे द सम ऑफ ऑल इविल balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. The sum of all evil balance this unreal world against the sum of all good का मतलब है सभी बुरे और अच्छे योग का संतुलन हो जाए, बैलेंस हो जाए, और जिससे उनका दर्द कम हो। डिमिनिश योर पेन मतलब दर्द कम होना। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. यहाँ पे किसान प्रार्थना तो करते हैं कि कवि की माँ ठीक हो जाए, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इस जहर से उनके फ्लैश की मतलब उनके शरीर की शुद्धि हो जाए। प्यूरिफाई योर फ्लैश, शरीर की शुद्धि। तो किसान प्रार्थना करते हैं कि अगर कवि की माँ इस बिच्छू के जहर से अच्छी नहीं होती है तो ये जहर उनके शरीर को, उनके डिज़ायर को मतलब उनके इच्छा को,
उनके एम्बिशन को, मतलब उनकी महत्वाकांक्षा को प्यूरिफाई करे, सिद्ध करे। कैसे लोग हैं, भगवान के पास जहर उतारने के लिए प्रार्थना करते हैं, और अगर ये जहर ना उतरता है तो क्या हो, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, पर जाके डॉक्टर को नहीं बुलाते। तो ये दिखाता है कि ये लोग कितने सुपरस्टिशियस हैं। They said and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. They said and they sat down, मतलब उन्होंने ऐसी प्रार्थना की और वो नीचे बैठ गए। इसका मतलब उन्होंने बिच्छू की खोज छोड़ दी, कवि के माँ को बीच में रखे उनके चारों ओर बैठ गए, और सभी के चेहरों के ऊपर एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब किसानों के चेहरे पे समझ और शांति का भाव था। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects का मतलब कवि के माँ को देखने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड आया होगा। तो क्यों आए होंगे, तो शायद हेल्प करने के लिए आए होंगे, या फिर क्या हो रहा है ये देखने के लिए आए होंगे। और दर्द के मारे कवि की माँ चटाई पर करहाती थी, ग्रोनिंग मतलब करहाना। माई फादर स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड। तो यहाँ पे कवि के पिता के बारे में बताया है कि वो कैसे थे। स्केप्टिक मतलब संशयवादी, डाउटफुल नेचर। रैशनलिस्ट तर्कवादी। तो यहाँ पे कवि के पिता के बारे में बताया है, उनकी बीबी को एक बिच्छू ने डंक मारा है और इसलिए वो बहुत बेचैन, बहुत डेस्परेट हो गए हैं। ही ट्राइड एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स। कर्स मतलब श्राप, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, तो उन्होंने हर जड़ी बूटी को ट्राई किया है। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच ऑन इट। तो वो इतने डेस्परेट हो गए हैं अपनी बीबी को जल्दी से ठीक करने के लिए कि उन्होंने अपने पत्नी के टो के ऊपर, टो मतलब पैर का अंगूठा, जहाँ पे बिच्छू ने डंक मारा था उसके ऊपर पैराफिन डाला। पैराफिन ये एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक जलने वाला पदार्थ है। एंड पुट अ मैच टू इट मतलब उसे जला दिया। मतलब कवि के पिता ने उनके बीबी के पैर के अंगूठे पे पैराफिन डालकर उसे जला दिया। तो क्यों जलाया होगा, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा होगा कि जलाने से जहर ख़त्म हो जाएगा। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉच द होली मैन परफॉर्मिंग हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मतलब कोई जप करना, कोई मंत्र बोलना। तो कवि कहते हैं उन्होंने उस आग को देखा जो उनके माँ के ऊपर जल रही थी। कवि ने उन होली मैन को देखा, वो साधु पुरुषों को देखा जो मंत्र कह के जहर को वश में करने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर 20 hours it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked me and spared my children." तो 20 घंटे बाद जब जहर का प्रभाव कम हुआ तो कवि के माँ ने कहा, "Thank God the scorpion picked me and spared my children." तो माँ ने भगवान का शुक्रिया किया कि बिच्छू ने उन्हें काटा और उनके बच्चों को बख्श दिया। तो यहाँ पे कवि ने माँ की भावना बताई है। तो एक माँ मुस्कुराते हुए दुनिया का किसी भी प्रकार का दर्द झेलने के लिए तैयार रहती है, पर अपने बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का दर्द सहन नहीं कर सकती। तो बच्चों, जब हम ये कविता देखते हैं तो इसमें लेयर्स ऑफ टेंशन है और एक प्रकार का ड्रामा है जो प्रोग्रेसिव है। जैसे माँ को बिच्छू काट लेता है, फिर किसान भाई आते हैं और वो बिच्छू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर कवि के पिता आते हैं जो माँ के अंगूठे को जला देते हैं, और फिर 20 घंटे बाद कवि की माँ ठीक हो जाती है। As I have told you earlier, the poem is written in the free verse. There is no rhyming scheme in the poem. The poem is enriched with various figure of speech, like the figure of speech simile, where there is a direct comparison between two things. Like, the peasants came like a swarm of flies,
Here the peasants are compared to the swarm of flies. Here there is a direct comparison because the word like is used. When there is indirect comparison, that means the word like or as is not used, then the figure of speech is metaphor. We can find many metaphors over here. For example, to paralyze the evil one. Here there is an indirect comparison between the scorpion and the evil one. Onomatopoeia is a figure of speech in which the sentence have the words that resembles or suggest the sound that it describes. For example, and buzzed the name of God. Buzzed is a sound. They clicked their tongues. Clicked is the name of the sound. Groaning on a mat. Groaning is again a sound. Alliteration is a figure of speech where the same sound repeats or the words with the same sound repeats. For example, parting with his poison flash. So here the sound of P is repeated, parting and poison. Of diabolic tale in the dark room. Diabolic and dark, the sound of D is repeated. Throwing giant scorpion shadow. Scorpion and shadow, the sound of S is repeated. May the poison purify your flesh. Poison and purify, the sound of P is repeated. Powder, mixture, herb and hybrid, the sound of H is repeated in herb and hybrid. He even poured a little paraffin. P is repeated in, the sound of P is repeated in poured and paraffin. I watched the flame feeding on my mother. Flame and feeding, the sound of F is repeated. Here we can find another interesting figure of speech, that is antithesis. In antithesis, the opposite ideas or opposite words are in the same sentence. For example, they searched for him, he was not found. Searched and found, opposite words. May the sum of evil balance in this unreal world against good. So evil and good, opposite words in the same sentence, antithesis. Trying every curse and blessing. Curse and blessing, opposite words in the same sentence, antithesis. When the words are repeated in the same sentence, then the figure of speech is called as repetition. For example, more candles, more lanterns and more neighbors. So here the word more is repeated, therefore the figure of speech is repetition. Personification is the figure of speech where non-living object is described as living one. For example, I watch the flame feeding on my mother. Flame is a non-living thing and feeding is a human quality. So a human attribute is given to a non-living thing, flame, therefore the figure of speech is personification. Here the flame is personified. तो बच्चों, जब हमें पोएम का एप्रिसिएशन लिखना होता है तब हमें क्या क्या लिखना होता है वो देखेंगे। पोएम की एप्रिसिएशन में हमें टाइटल ऑफ द पोएम लिखना होता है, मतलब पोएम का जो शीर्षक है वो लिखना होता है। जैसे इस पोएम में है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। फिर लिखना होता है पोएम के पोएट कौन है, किसने ये पोएम लिखी है, उनका नाम लिखना होता है। फिर उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो पोएम किसके बारे में कह रही है, क्या तो पोएम का मेन थीम क्या है उसके बारे में लिखना है। अगर राइमिंग स्कीम है तो वो लिखना है, पर ये पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में पोएम है। फिर पोएम में से मेन फिगर ऑफ स्पीचेस लिखने के हैं। जैसे ये पोएम में फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, सिमिली है, ओनोमोटोफिया है। ओनोमोटोफिया में किसी चीज़ का साउंड लिखते हैं, जैसे क्लिकिंग ऑफ टंग। फिर हमें स्पेशल फीचर लिखना है, जैसे ये पोएम में क्या स्पेशल बात है। जैसे ये पोएम में माँ की एक स्पेशल बात है कि उसे अगर कितना भी दर्द होता है तो वो सहन कर लेती है, पर वो अपने बच्चों के ऊपर दर्द होता हुआ नहीं देख पाती है। जैसे ये पोएम में माँ ने 20 आवर्स वो दर्द सहा है, पर अच्छी होने के बाद उन्होंने भगवान को शुक्रिया किया है और कहा है कि अच्छा हुआ भगवान ने मुझे दर्द दिया, मेरे बच्चों को नहीं दिया। तो ऐसे स्पेशल फीचर कोई है तो वो लिखने हैं। फिर लिखना होता है कि ये पोएम की फेवरेट लाइन क्या है, आपको कौन सी लाइन पसंद आई। और लास्ट में लिखना होता है आपको ये पोएम क्यों पसंद आई और क्यों, या नहीं पसंद आई तो क्यों नहीं पसंद आई। तो मैं तो ये कहूँगी मुझे ये पोएम बहुत पसंद आई, क्योंकि जैसे ये पोएम में माँ की एक भावना दिखाई दी है
कि वो कोई भी दर्द सहन कर सकती है पर अपने बच्चों के लिए कोई दर्द नहीं सहन कर सकती। इस पोयम में कवि ने नेगेटिव बात बता के पॉजिटिव बात को एम्फेसाइज किया है। जैसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस बताए हैं, अंधविश्वास बताए हैं, पर बहुत धीरे से इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि ऐसे अंधविश्वास कि ऐसे सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोयम वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।